आज मैं आपके समक्ष कक्षा 12 की पूरक पुस्तक वितान भाग 2 में संकलित लंबी कहानी सिल्वा वेडिंग को लेकर उपस्थित हूँ, जिसके रचयिता हैं श्री मनोहर श्याम जोशी। जैसा कि शीर्षक से ही स्पष्ट है, प्रस्तुत कहानी नायक के विवाह की सालगिरह पर आधारित है, लेकिन उसके माध्यम से कहानी में जहाँ पीढ़ी अंतराल का सजीव अंकन है, तो आधुनिकता की अंधी दौड़ में भागते समाज एवं उसके कारण पीछे छूटते मानवीय मूल्यों का अंतर्द्वंद्व भी है। इसी अंतर्द्वंद्व का केंद्र है यशोधर बाबू, जो कहानी के मुख्य पात्र हैं। इनका तकिया कलाम है समहाउ इम्प्रॉपर एवं जो हुआ होगा। ये दोनों ही भाव यशोधर बाबू के द्वंद्व भरे चरित्र को उजागर करते हैं। एक अनिश्चय की स्थिति में रहते हैं यशोधर बाबू, जिन्हें पत्नी का बिना बाह का ब्लाउज और बेटी का जीन्स पहनना कतई पसंद नहीं, और जो बच्चों की तरक्की से खुश तो हैं, लेकिन उनके बीच रहते हुए भी परायेपन से आहत भी हैं। इसलिए वे आधुनिकता से और आधुनिक लोग उनके विचारों से सहमत नहीं होते। यद्यपि वे एक संस्कारी व्यक्ति हैं, संयुक्त परिवार के एवं उसमें बड़े बुजुर्गों की सम्माननीय स्थिति के पक्षधर हैं, किंतु उनके बच्चे पाश्चात्य संस्कृति के मानने वाले हैं और यशोधर बाबू की बात नहीं मानते। पत्नी समय के साथ चलने वाली हैं और बच्चों के ही रंग में रंगी हुई हैं। इसलिए यशोधर बाबू बिल्कुल एकाकी हो गए हैं और उनके अकेलेपन के साथी हैं कृष्णानंद पांडे यानी किशनदा, जो यद्यपि अब जीवित नहीं हैं, लेकिन यशोधर बाबू के दिल में, उनके विचारों में अभी भी वे जड़ें जमाए बैठे हुए हैं। यशोधर बाबू किशनदास से इतने प्रभावित हैं कि उनके सिद्धांतों, उनकी जीवन शैली, यहाँ तक कि उनके विचारों को भी स्वयं जीने का प्रयास करते रहते हैं। अकेले होते हुए भी किशनदास से बातें करना उन्हें अच्छा लगता है। कैसी भी परिस्थिति हो, वास्तव में किशनदा ही सदैव उनका मार्गदर्शन करते हैं। अब ये जान लें कि कहानी में किशनदा कौन है। किशनदा यशोधर बाबू के आदर्श हैं और इस कहानी के हर संदर्भ में हस्तक्षेप करते हुए भी सबसे दूर हैं। उनकी मृत्यु हो चुकी है, किंतु वे अपने मानस पुत्र यशोधर बाबू के रूप में मानो अभी भी जीवित हैं। वे सरल हृदय वाले सहयोगी व्यक्ति थे, अविवाहित थे और दिल्ली में नौकरी करते थे। तो हुआ यूं कि जब बालक यशोधर छोटे थे, तब माता पिता की मृत्यु हो गई। तो गांव से वे अपनी बुआ के पास अल्मोड़ा आ गए। बुआ ने ही यशोधर को पाला पोसा। अल्मोड़ा से रोजी रोटी की तलाश में मैट्रिक पास बालक यशोधर दिल्ली आया, तो उसे किशनदा के क्वार्टर में शरण मिली, जहां पर पहाड़ से आए कई लड़के अपना अलग इंतजाम होने से पहले रहते थे। तो उस समय यशोधर की उम्र सरकारी नौकरी के लिए कम थी, सो किशनदा ने उन्हें मेस में रसोइया रख लिया। कपड़े बनवाने के लिए और गांव भेजने के लिए 50 रुपए भी उधार दिए और बाद में अपने ही विभाग में नौकरी तो दिलवाई ही, साथ ही दफ्तरी जीवन में उनका मार्गदर्शन भी करते रहे। इस तरह किशनदा यशोधर बाबू के लिए एक प्रेरणा पुरुष बन गए। किशनदा के साथ रहकर यशोधर बाबू भी उन्हीं की तरह सिद्धांतवादी बन गए थे। अब वे अपना हर कार्य किशनदा को ध्यान में रखकर करते, उनके सिद्धांतों के साथ जीने लगे। हालांकि इन्हीं सिद्धांतों के कारण उन्हें समाज एवं परिवार में पुराने विचारों का समझा जाने लगा। पर यशोधर बाबू तो ठहरे किशनदा के पक्के अनुयायी। उन्होंने तो किसी की परवाह किए बिना किशनदा के विचारों को ही अपने जीवन का आधार बना लिया। इस स्थिति में समाज एवं स्वयं के बीच सामंजस्य तो बिगड़ना ही था, सो यशोधर बाबू हाशिए पर चले गए, अर्थात समाज एवं परिवार से कट गए। वे नए विचारों को अपनाने में असफल रहे। अपने दृढ़ जीवन मूल्यों के कारण ही उन्होंने नौकरी के अलावा अन्य तरीके से धन कमाने की बात कभी सोची ही नहीं। न अपने कोटे का फ्लैट उन्होंने लिया। उन्हें यह बात कचोटती थी कि उनके बच्चे एवं पत्नी उनसे सलाह नहीं लेते थे और न ही उनके अनुसार पहनावा एवं व्यवहार रखते थे। लेकिन बच्चे यह कहकर उन्हें चुप करा देते थे कि जब आपको कुछ पता नहीं तो हम आपसे क्यों पूछें। इसलिए हर नई चीज या बदलाव उन्हें समहाउ इम्प्रॉपर लगता था।
यशोधर बाबू का बड़ा बेटा भूषण एक विज्ञापन कंपनी में 1500 रुपए प्रति माह पर कार्य करता है और उसमें अमीर बनने की लालसा है। साधारण पुत्र का यह असाधारण वेतन भी उन्हें समहाउ इम्प्रॉपर लगता है। दूसरा बेटा दूसरी बार आईएएस की परीक्षा की तैयारी कर रहा है। तीसरा बेटा स्कॉलरशिप लेकर विदेश चला गया है और बेटी डॉक्टरी की पढ़ाई करना चाहती है। अब बात करते हैं यशोधर बाबू की पत्नी की, जो कि अपने मूल संस्कारों से किसी भी तरह आधुनिक न थी, लेकिन बच्चों की तरफदारी करने की मातृसुलभ मजबूरी ने उन्हें आधुनिक बना डाला था। जिस समय उनका विवाह हुआ था उस समय यशोधर बाबू के साथ गांव से आए उनके ताऊजी और उनके 2 विवाहित बेटे भी रहा करते थे। उस संयुक्त परिवार में बहुओं में गजब का तनाव था, लेकिन ताऊजी के डर से कोई कुछ न बोलता था। यशोधर बाबू की पत्नी को यह बहुत बड़ी शिकायत थी कि उनके पति ने कभी उनका पक्ष नहीं लिया, बस जिठानियों की चलने दी। उनका यह भी कहना था कि मुझे आचार व्यवहार के ऐसे बंधनों में रखा गया मानो मैं जवान औरत नहीं बुढ़िया थी। जितने भी नियम इनकी बुढ़िया ताई के लिए थे वे सब मुझ पर लागू करवाए। ऐसा कहती थी उनकी पत्नी बच्चों से। साथ ही ऐलान भी कर दिया कि तुम्हारी ये बाबा आदम के जमाने की बातें मेरे बच्चे नहीं मानते तो इसमें इनका कोई कसूर नहीं। मैं भी इन बातों को उसी हद तक मानूंगी जिस हद तक सुभीता हो। अब मेरे कहने से यह सब ढोंग ढकोसला हो नहीं सकता, साफ बात। धर्म, कर्म, कुल, परंपरा सबको ढोंग ढकोसला कहकर घरवाली आधुनिकाओं सा आचरण करती है तो यशोधर बाबू शायनल बुढ़िया, चटाई का लहंगा या बूढ़ी मुंह मुहासे, लोग करें तमाशे कहकर उनके विद्रोह को मजाक में उड़ा देना चाहते थे। लेकिन यह स्वीकार करने को बाध्य भी हो जाते हैं कि तमाशा स्वयं उनका ही बन रहा है। अकेले पड़ गए हैं यशोधर बाबू। जिस जगह किशनदाग का क्वार्टर था उसके सामने खड़े होकर एक गहरा निश्वास छोड़ते हुए यशोधर बाबू ने एक बार अपने से पूछा, क्या यह बेटर नहीं रहता कि किशनदाग की तरह घर गृहस्थी का बवाल ही न पाला होता और लाइफ कम्युनिटी के लिए डेडिकेट कर दी होती। फिर उन्हें याद आया कि किशनदाग का बुढ़ापा सुखी नहीं रहा। उनके रिटायरमेंट होने के 6 महीने बाद क्वार्टर खाली करा लिया गया। यद्यपि उनके तमाम साथियों ने हौज खास, ग्रीन पार्क, कैलाश कहीं न कहीं मकान बनवा लिए थे और जिन्हें किशनदा ने अपने घर रखकर पढ़ाया था, किसी ने भी किशनदा को अपने यहाँ रखने की पेशकश नहीं की। यशोधर बाबू ने भी तो नहीं की, क्योंकि विवाह हो गया था उनका और 2 कमरों के क्वार्टर में 3 परिवार रहा करते थे। किशनदा कुछ समय किराए के क्वार्टर में रहे, फिर अपने गांव चले गए, जहां 1 साल बाद उनकी मृत्यु हो गई। कोई बीमारी नहीं थी उन्हें। यशोधर बाबू को लगता रहा कि उनकी मृत्यु जो हुआ होगा से हुई थी, यानी रिटायरमेंट के बाद अकेलेपन से उनकी मृत्यु हुई होगी। जब बच्चों पर जिम्मेदारी पड़ेगी तब वे सुधर जाएंगे। किशनदा की विचारधारा से प्रेरित होकर वे ऐसा सोचते। लेकिन सच तो यह है कि पिछले कई वर्षों से उनका पत्नी और बच्चों से हर छोटी बड़ी बात पर मतभेद रहने लगा है। इसी कारण वे ऑफिस से घर जल्दी लौटना पसंद नहीं करते। सो आज ऑफिस में जब 5:25 पर उन्होंने अपनी फाइल बंद की तो अपने जूनियर स्टाफ से कोई मनोरंजक बात करके दिन भर की अपने रूखे व्यवहार की भरपाई की, जैसा कि किशनदा भी करते थे। तो उनके जूनियर भी उनसे हंसी मजाक करने लगे, जो कि उनकी पुरानी घड़ी को लेकर थी। वाईडी पंत यानी यशोधर बाबू को ये समहाउ इम्प्रॉपर लगा। ये घड़ी मुझे शादी में मिली थी। हम पुरानी चाल के हैं, हमारी घड़ी पुरानी चाल की। फिर जब मेनन ने उनसे शादी की तारीख पूछी तो बोले, नाउ लेट मी सी, आई वॉज मैरिड ऑन 6 फरवरी 1947। मेनन ने फौरन हिसाब लगाया और चहक कर बोला, मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे सर। आज तो आपका सिल्वर वेडिंग है। यशोधर जी खुश होते हुए झेपे और झेपते हुए खुश हुए। यह अदा भी उन्होंने किशनदा से ही सीखी थी। फिर क्या था, यशोधर बाबू कहते रहे कि अरे ये सिल्वर वेडिंग, सिल्वर एनिवर्सरी वगैरह सब गोरे साहबों के चोचले हैं।
हमारे यहाँ थोड़ी मनाते हैं। सारे जूनियर तो पीछे पड़ गए। चड्ढा के जोर देने पर 10-10 के 2 नोट दिए चाय पानी के लिए, लेकिन सिल्वर वेडिंग की दावत के लिए वे रुके नहीं, क्योंकि गप्पों में समय बर्बाद करना उनकी परंपरा के खिलाफ जो था। इधर यशोधर बाबू ने दफ्तर से लौटते हुए रोज बिरला मंदिर जाने और उसके बगीचे में बैठकर कोई प्रवचन सुनने अथवा स्वयं भी प्रभु का ध्यान लगाने की नई रीत अपनाई है। ये बात उनके बच्चों को बड़ी अखरती है। बब्बा, आप बुढ़े थोड़ी हैं जो रोज रोज मंदिर जाए। यशोधर बाबू अनसुना कर देते, क्योंकि किशनदा के अनुसार सिद्धांत के धनी व्यक्ति की यही निशानी है। बिरला मंदिर से वे पहाड़गंज जाते, घर के लिए साग सब्जी लाते, फिर किसी ना किसी से मिलते मिलाते वे 8 बजे से पहले घर नहीं पहुंचते थे। यद्यपि अंदर से ना तो वे धार्मिक थे और ना ही कर्मकांडी, लेकिन क्योंकि किशनदा उम्र ढलने पर रोज मंदिर जाया करते थे, सो वे भी पूजा पाठ, सत्संग इत्यादि में मन लगाने का प्रयास करते। लेकिन उनका मन था कि सदैव अनिश्चय की अवस्था में ही बना रहता। कभी बच्चों एवं पत्नी के व्यवहार के विषय में सोचते तो प्रवचन में जनार्दन शब्द आते ही उन्हें अपने जनार्दन जीजाजी याद हो आते। बहन ने कुछ पैसे मांगे थे उनसे, वे देना भी चाहते थे, लेकिन बड़े बेटे ने मना कर दिया। पत्नी आग्रह पूर्वक कहती कि तुम अपने इन किशनदा के मुंह से सुनी सुनाई बातों को अपनी आंखों देखी यादें बना डालते हो। जब तक किशनदा दिल्ली में रहे, यशोधर बाबू नियम से उनके पास जाते रहे। यशोधर बाबू इसी सोच में डूबे हुए थे। फिर प्रवचन सुनने के बाद यशोधर बाबू सब्जी मंडी गए, लेकिन दिमाग में घर परिवार ही चलता रहा। उन्हें अच्छा लगता अगर उनके बड़े बेटे ने उनसे कहा होता कि दूध लाना, राशन लाना, दवा लाना या सब्जी लाना, ये सब काम आप छोड़ दें, अब हम कर लिया करेंगे। इसके विपरीत बेटों को लगता था कि पप्पा, इन कामों के लिए आप नौकर क्यों नहीं रख लेते। सब्जी लेकर जब वे घर पहुंचे तो देखा घर के बाहर एक कार थी, कुछ मोटरसाइकिल और स्कूटर भी। बहुत से लोग विदा ले और दे रहे थे। गुब्बारों और झालरों से घर सजा हुआ था। उन्हें लगा कि वे गलत जगह पर आ गए हैं। बेटी जीन्स और टॉप में थी और पत्नी होठों पर लाली और बालों में खिजाब लगाई थी, जो कि उन्हें समहाउ इम्प्रॉपर लगा। जिस अनाथ यशोधर के जन्मदिन पर एक मिठाई भी ना आई हो, उसके विवाह की सालगिरह पर इतना बड़ा आयोजन उन्हें अच्छा तो लगा, लेकिन केक काटना बचकानी बात लगी। और केक खाने के समय संध्या की पूजा का बहाना बनाकर वहां से अंदर चले आए। फिर 15 मिनट की पूजा 25 मिनट तक चलती रही। उनके दिमाग में तो किशनदा ही घूम रहे थे। आज वे चाहते थे कि किशनदा उनका मार्गदर्शन करें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मेहमानों के चले जाने पर उनके बेटे भूषण ने उन्हें एक उपहार दिया। बोला, ऊनी ड्रेसिंग गाउन है, आप सवेरे जब दूध लेने जाते हैं बब्बा, फटा पुलोवर पहनकर चले जाते हैं, इसे पहनकर जाया कीजिए। आंखें नम हो गई यशोधर बाबू की। शायद उन्हें बात चुभ गई कि उनका बेटा ये नहीं कह रहा है कि दूध मैं ला दिया करूंगा। और गाउन पहनकर उनके अंदर किशनदा उतर आए, जिनकी मृत्यु जो हुआ होगा से हुई थी, यानी जो अकेलापन किशनदा की मौत का कारण बना था, वही अकेलापन यशोधर बाबू के जीवन का भी हिस्सा बन गया है और शायद उनके अंत का कारण न बन जाए, उन्होंने सोचा। इस प्रकार यह कहानी पीढ़ी अंतराल को एवं एकल परिवारों में बुजुर्ग होते लोगों के अकेलेपन के दर्द को बयां करती है और बताती है कि नई पीढ़ी सामाजिक परंपराओं को दकियानूसी मानकर छोड़ रही है और पुरानी पीढ़ी निस्तेज होकर लाचार नजर आती है। तो बच्चों, कैसी लगी ये कहानी? आशा है आपको समझ आ गई होगी। प्रश्नोत्तरों के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक तो है ही आपके लिए। धन्यवाद।